सभी को नमस्कार। आइए आज के क्लास में अभी तक हुए क्लास का हम एक रिव्यू कर लेते हैं। फिर इसके बाद दो बिंदु पर चर्चा करेंगे हम लोग। दो महत्वपूर्ण बिंदु है अपवर्तक और अपवर्त। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गणित के बारे में जान लें, मैथमेटिक्स। इसमें हम बताए थे ये सारा जो भी अभी तक क्लास हुआ है सारा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से सबको देख सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एक बार आपको रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले गणित है, तो गणना, जिसमें गणना की प्रधानता हो गणित है। इसमें सबसे पहले अंक। अंक क्या है? तो जिससे संख्या बनती है, जिससे संख्या बनती है वही अंक है। तो हम लोगों का जो भी संख्या बनता है उसमें इन्हीं 10 अंकों का उपयोग हम लोग करते हैं। इसीलिए 10 अंक है, इसलिए इस प्रणाली को दाशमिक प्रणाली भी कहा जाता है। हम लोगों का संख्या प्रणाली कौन सा है? दाशमिक प्रणाली है। इसके बाद हम बताए संख्या क्या है। तो अंकों के मेल से, इन्हीं के मिलने से जो है संख्या बनती है। जैसे 10 है तो उसमें 1 और 0, 11 है तो उसमें 1 2 बार, 15 है तो उसमें 1 1 बार और 5 1 बार। जो है संख्या जो है अंकों के मिलने से बनती है। थोड़ा सा समझिए, जिससे संख्या बनती है उसे अंक कहते हैं और अंकों के मेल से संख्या बनती है। जैसे यहाँ कुछ संख्या हम लिख दिए हैं, 25, ये एक संख्या है। 25 क्या है? एक संख्या है। लेकिन इसमें 2 क्या है, 5 क्या है? दोनों अंक है। दोनों क्या है? अंक है। 268 ये एक संख्या है, लेकिन इसमें 2 6 8 ये क्या है? सभी अंक है। इसी तरीका से 779 7 7 9 ये तीनों क्या है? अंक है। 4396, तो 4396 एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कौन कौन इस्तेमाल किया गया? 4 3 9 6 ये सारे इसमें अंक है। इसी अंक को मिलाने से एक संख्या बनी है 4396। ये सारा क्या है? संख्या है। इसके बाद हम बताए थे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो हम बताए थे कि नेचुरल का अर्थ होता है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक गिनती, तो गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? किसी भी चीज का हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं। जैसे कितनी उंगलियां हैं? तो 1 2 3 4 5। तो गिनती हम लोग जब भी शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं। तो ये जो है आपको गिनती की संख्या, यही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें गिनती कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? 1 से। 1 से लेके गिनती कहाँ खत्म होता है? तो गिनती समाप्त कभी नहीं होता है। इसीलिए ये समाप्त होता ही नहीं है, इसका अंत होता ही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत। तो शुरू कहाँ से होता है? 1 से। गिनती शुरू होता है 1 से और जाता कहाँ तक है? अनंत तक। इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत है। इसके बाद हम बताए थे, और हाँ, प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको हम लोग W से दिखाते हैं, कैपिटल W से दिखाते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृतिक संख्या में ही यदि शून्य को शामिल कर देते हैं तो इस तरीका से नया समूह बन जाता है जो कि पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। तो इसमें जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या फिर से अनंत है, पूर्णांक है। पूर्णांक का परिभाषा लिखाए हुए हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में यदि प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान वाले शामिल कर देते हैं तो इस तरीका से जो समूह बनता है यही पूर्णांक का समूह है। और इसमें बताए थे हम कि 0 से दाईं और जो भी है ये धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और 0 से बाईं और जो भी है ये आपको ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 के बारे में हम बताए थे, 9 तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हम बताए थे आपको सम संख्या क्या है।
तो सम संख्या, सम मतलब बराबर, तो जो संख्या दो बराबर भागों में बंट जाए या फिर ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो वो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, इन सब में यदि आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ये सारा का सारा 2 से पूर्णतः विभाजित है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो ये सारा क्या हो गया, सम संख्या हो गया। और इसके पहचानने का हम नियम भी बता दिए थे, पहचान का नियम, कि इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इन पांचों में से कोई भी एक संख्या इकाई स्थान पर रहे तो वो संख्या सम संख्या होता है, यानी कि इवन नंबर होता है। अब है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसको 2 से हम भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, वो संख्या कहलाता है आपको विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25, 31, 33, 35, इन सब में यदि आप 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा विषम संख्या है। यहां तक क्लियर है। इनको पहचानने का नियम है, इनके पहचान का नियम है कि इनके इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 1, 3, 5, 7 और 9, इन पांचों में से कोई भी एक इकाई स्थान पर रहे तो समझ लीजिएगा कि वो जो है विषम संख्या है। अब इतना तक हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, उन सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से एक बार देख लीजिएगा, तब ये रिव्यू आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। कल भी हम रिव्यू किए थे, आज फिर रिव्यू किए हैं, तो शुरुआती क्लास है इसलिए हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक में नोट कर लें, फिर हम आगे आते हैं आगे। आइए अब हम 2 शब्द पे विचार करते हैं। एक तरफ हमने लिखा है अपवर्तक और एक तरफ हमने लिखा है अपवर्त। सुनने में लगभग लगता है कि एक ही चीज तो नहीं है, हम लोग इसमें बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि अपवर्तक क्या है और अपवर्त क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक का एक दूसरा नाम है, अपवर्तक का एक दूसरा नाम है गुणनखंड। गुणनखंड, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या होता है हम बताते हैं। अब इधर देखिए लिखा हुआ अपवर्त, इसका दूसरा नाम है गुणज, इसका दूसरा नाम है गुणज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मल्टीपुल। मल्टीपल। अब देखिएगा अपवर्तक क्या होता है, किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या होता है। तो हम लिखेंगे परिभाषा में, किसी भी संख्या का अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होता है, वह संख्या होता है जिससे दिए, किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होता है जिससे दिए गए संख्या पूर्णतः विभाजित हो। किसी भी संख्या का अपवर्तक वह सभी संख्या, यहां दे दीजिए, यहां सभी संख्या, वह सभी संख्या होता है जिससे दिए गए संख्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 1 के अपवर्तक, 1 के अपवर्तक, 2 के अपवर्तक,
3 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक, 5 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक, या इसको हम बोलेंगे गुणनखंड। तो वो कौन कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर दिए गए संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। एक में हम किस किस चीज किन कौन संख्या से भाग देंगे कि एक पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक में एक से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसे जान लीजिए आज आप कि एक से हर संख्या विभाजित होता है। दो में किन किन संख्याओं से हम भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक से तो विभाजित होगा ही होगा और ये दो से भी विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जिससे भाग देंगे तो दो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 में देखिए, 3 में हम 1 से और 3 से, 1 से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि 1 से हर संख्या विभाजित होता है। 3 से भी भाग देंगे तो 3 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब 4 में देखिए, 4 जो है 1, 2 और 4, यानी 4 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा 4। अब 5 देखिए, 5 जो है वो 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। 6 जो है वो आपको 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। यानी 1 विभाजित होगा 1 से, 2 विभाजित होगा 1 और 2 से, 3 विभाजित होगा 1 और 3 से, 4 विभाजित होगा 1, 2 और 4 से, 5 विभाजित होगा 1 और 5 से, 6 विभाजित होगा 1, 2, 3 और 6 से। इसी तरीका से 7 विभाजित आपको किस किस चीज से होगा बताइए तो? बिल्कुल सही, 1 और 7 से। 8 किन किन चीज से विभाजित होगा? 8 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा। ठीक, बहुत अच्छा। 9 किन किन चीज से विभाजित होगा? 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा। 10 किन किन चीज से विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। इसके अलावे जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे 1, इसके अलावे किसी और से विभाजित नहीं होगा। 2 1 और 2 के अलावे किसी और से विभाजित नहीं होगा। 3 1 और 3 से, 4 1 2 4 से, 5 1 5 से, 6 1 2 3 6 से, 7 1 और 7 से, 8 1 2 4 8 से, 9 1 3 9 से, 10 1 2 5 10 से। इसके अलावे ये संख्या किसी और से विभाजित नहीं होगा। जो भी है फिक्स है, इसके अलावे किसी और से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड जो है ना वो सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। हम यहां लिख देते हैं, किसी भी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड सीमित होता है, यानी कि इसका लिमिट है, लिमिट होता है। अब आते हैं हम अपवर्त में, यानी कि गुणज में। तो किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है? तो हम लिखेंगे किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज या अपवर्त, गुणज या अपवर्त, गुणज या अपवर्त वह सभी संख्या होती है, वह सभी संख्या होती है जिन सभी को यह संख्या पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे हम लिखेंगे 1 का अपवर्त्य, 1 का अपवर्त्य या गुणज,
इसी तरीका से 2 का अपवर्त या गुणज, 3 का अपवर्त या गुणज, 4 का अपवर्त या गुणज, 5 का अपवर्त या गुणज, 6 का अपवर्त या गुणज। तो गुणज 1 से कौन कौन संख्या में भाग देंगे तो विभाजित कर देगा। 1 से किस किस संख्या में भाग देंगे तो विभाजित कर देगा। हम जानते हैं कि 1 से हर संख्या विभाजित होता है। तो 1 का अपवर्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी संख्या हो सभी संख्या में 1 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। यानी कि सभी संख्या 1 का अपवर्त होता है। अब 2 का अपवर्त क्या होगा, तो 2 से किस किस में भाग देंगे तो सारे को विभाजित कर देगा। 2 से 2 में भाग देंगे तो भी विभाजित कर देगा, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, 14 में भी, 16 में भी। इस तरीका से 2 बढ़ाते जाएंगे, आते जाएगा। 3 से किन किन संख्याओं में भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो 3 से 3 में, 6 में, 9 में, 12 में, 15 में, 18 में, 33 में, 36 में, 45 में देते जाइए। 4 से 4 का 8, 4 के 12, 4 के 16, 20, 24, 44, 48, है ना, इसी तरीका से। 5 से 5, 10, 15, 20, 25, है ना, 55, 60, 65। जिन जिन संख्याओं को 5 से भाग लगाएंगे पूरा विभाजित हो जाएगा, वो सारा संख्या 5 का अपवर्त होगा। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 66, 72 इत्यादि। अब ध्यान दीजिएगा, हम किसी संख्या का जब हम अपवर्तक निकालते थे, गुणनखंड निकालते थे, तो वो सीमित आया था। इसके अलावा इसको विभाजित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी का जब हम अपवर्त या गुणज निकालते हैं तो 4 से जितना भी संख्या, चाहे 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, कोई भी संख्या है, 4 से भाग लगाएंगे और पूर्णतः विभाजित कर देगा तो वो सारा का सारा संख्या 4 का अपवर्त यानी गुणज है। तो इसमें कोई गिनती नहीं है कितना होगा, अनंत है, अनलिमिट है। जैसे यहाँ पे हमको जगह था तो हम 4 का यहाँ तक लिए, हमको और जगह रहता तो हम इसके बाद 52 लेते, 56 लेते, 60 लेते। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक जो होता है, गुणज जो होता है, वो असीमित होता है। किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज, किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज असीमित होता है, असीमित होता है। यानी कि ये असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ये फिक्स होता है और ये अनलिमिटेड होता है। ये लिमिट में है, जिसका क्या वो होना है वो क्लियर है। ये जो है अनलिमिट है। यहाँ तक समझ में लगभग आ गया होगा, नहीं तो हम फिर रिव्यू करेंगे। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। चलिए, अभी हमने चर्चा किया किसी भी संख्या के अपवर्तक यानी गुणनखंड, फैक्टर, या दूसरा तरफ हम चर्चा किए थे अपवर्त यानी कि गुणज, मल्टीपल। अब हम कोई एक संख्या लेते हैं और देखते हैं कि उसका अपवर्तक और अपवर्त क्या होता है। मान लीजिए एक संख्या हमने 6 लिया, तो 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा बताइए तो। 1 2 3 6, बिल्कुल सही। अब 6 के जब हम अपवर्त निकालेंगे, 6 के अपवर्त यानी कि गुणज निकालेंगे, तो अब 6 से 6, 12, 18, 24, 30, 36, जितना भी संख्या 6 से होता है विभाजित, यानी कि 6
6 को जो संख्या विभाजित कर देगा, 6 को जो संख्या विभाजित कर देगा वो सारा 6 का अपवर्तक कहलाएगा या गुणनखंड कहलाएगा। गुणा के रूप में खंड, जैसे 1 छक्के 6, 2 तिये 6, 3 दूनी 6, छक्का 6। तो 6 को जो संख्या विभाजित कर देगा वो अपवर्तक है, और 6 से जो विभाजित हो जाएगा, जो भी विभाजित हो जाएगा वो सारा क्या कहलाएगा? अपवर्त्य। वो सारा क्या कहलाएगा? अपवर्त कहलाएगा या गुणज कहलाएगा, मल्टीपुल। ये हो गया आपको फैक्टर और ये हो गया आपको मल्टीपुल। अपवर्त और गुणज को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपुल, अपवर्तक या गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। अब लगभग क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से, नहीं हुआ तो फिर रिव्यू करेंगे, उसमें बता देंगे आपको। या हमको लगता है कि 90% आप लोग क्लियर है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन बार बार लोग गलती करते हैं, अपवर्तक बोलें या अपवर्त बोलें। तो हम आपको बताएंगे गलती कहाँ हो जाती है, इसके बाद हम बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। अब देखिए हम 2 शब्द लिखे हैं, लौसा और मौसा। जनरली हम लोग जब पूछते हैं कि लौसा का फुल फॉर्म क्या हुआ, लौसा का पूरा नाम क्या हुआ, तो लोग कहता है लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त भी बोल देता है। अब मौसा का पूछते हैं तो बोल देता है महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्त, दोनों बोल देता है। कंफ्यूजन में है कि यहाँ पर समापवर्तक बोलना है, समापवर्त बोलना है, और यहाँ पर भी कंफ्यूजन में है कि महत्तम के बाद समापवर्तक बोलना है, समापवर्त बोलना है। इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक बोलेंगे कि लघुत्तम समापवर्त बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। एल से होता है लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट। सी से होता है कॉमन, COMMON, कॉमन। और एम से होता है मल्टीपुल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल। और SCF का होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी से होता है कॉमन और एफ से होता है फैक्टर। लगभग आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। लो मतलब नीचा, लोअर उससे नीचा, लोवेस्ट सबसे नीचा, लोवेस्ट सबसे नीचा। तो छोटा को बोलते हैं लघु, लो लघु कम, लोअर उससे कम। अब लोवेस्ट उससे कम कुछ नहीं तो लघुतम, लघु से लघुतम, सुपरलेटिव डिग्री जब पढ़ते हैं हम लोग तो लोवेस्ट का हो जाएगा लघुतम, लघुतम। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में हो, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे दोनों में हो, दोनों तरफ हो, बराबर हो, तो सम। और मल्टीपुल का हम अभी कुछ देर पहले, इससे ठीक पहले बताए हैं। मल्टीपुल का हिंदी याद कीजिए तुरंत, अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? बिल्कुल सही, अपवर्त्य, अपवर्त्य। क्या बताए हैं? अपवर्त्य। या इसी का एक और नाम बताए हैं हम लोग, गुणज। अब इन तीनों को एक साथ हम लोग लिखेंगे। ये हो गया आपको लघुतम, लघुतम, और सम और अपवर्त को जोड़ दीजिए तो सम अ बन जाएगा आकर, बाद बाकी वैसे ही रहेगा। लघुत्तम समाप वर्त हो गया इसका नाम। तो लौसा का फॉर्म क्या हो जाएगा? लघुत्तम समाप वर्त होगा। हाई मतलब ऊंचा, हाइयर उससे ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, यानी कि महत्तम। हाईएस्ट का अर्थ हो गया इससे बड़ा कुछ नहीं, यानी कि महत्तम। कॉमन का अर्थ क्या हो गया? उभयनिष्ठ, जो दोनों तरफ हो यानी कि बराबर हो। सम। फैक्टर का हम तुरंत भी अर्थ बताए हैं। क्या बताए थे? फैक्टर मतलब गुणनखंड या अपवर्तक, गुणनखंड या अपवर्तक।
अब इन तीनों को एक साथ हम लिखते हैं, तो ये हो गया आपको महत्तम सम जोड़ अपवर्तक जोड़ दीजिए, तो ये हो गया सम और बन जाएगा आकर, जब जोड़ेंगे तो वर्तक, समाप वर्तक। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लॉसो, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम अपवर्त, लघुत्तम समापवर्त, यानी लॉसो का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है। एकदम आज के बाद वर्तक नहीं बोलिएगा, बहुत जगह हम लोग सुने हैं, पूछते हैं लॉसो मतलब, तो बोलता है लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक नहीं होता है, समापवर्त होता है, क्योंकि एल है, एलसीएम है, एम मतलब मल्टीपुल यानी कि अपवर्त यानी कि गुणज, तो अपवर्त गुणज एक ही चीज है, अपवर्त्य लघुत्तम सम अपवर्त, तो लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, महत्तम सम और इधर फैक्टर का अपवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। अब आज की क्लास यहीं तक, कल हम फिर से कोई नया टॉपिक लेके आएंगे और वो बेसिक टॉपिक ही होगा। धन्यवाद।